नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। ये बात 2019 की है। हरदोई जिले के कस्बे संडीला में एक मोहल्ला है, इमलिया बाग। वहीं रहते थे हरिराम गुप्ता। वह एक मेहनती और सीधा साधा इंसान था। उसकी जिंदगी सादगी में बीत रही थी, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश को लेकर वह हमेशा गंभीर रहा करता था। हरिराम के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा वेद प्रकाश था, जिसे घर में उत्तम कहा जाता था। दूसरा बेटा ज्ञान प्रकाश था, जिसे सब ज्ञानू के नाम से बुलाते थे। सबसे छोटा बेटा सर्वेश था, जिसे शक्कू कहा जाता था। हरिराम की 2 बेटियां भी थीं। बड़ी बेटी का नाम वैष्णवी था और छोटी का नाम लक्ष्मी था। वेद प्रकाश ने घर में ही बनी दुकान में किराने का सामान बेचना शुरू कर दिया था। दुकान ठीक चल रही थी। हरिराम और ज्ञानू उसकी मदद कर देते थे। हरिराम ने तीसरे बेटे सर्वेश को एक पिकअप गाड़ी दिला दी थी। सर्वेश उसी में सवारियां ढोता था और अच्छे पैसे कमा लेता था। एक दिन वैष्णवी की मुलाकात गांव के ही रहने वाले गोविंदा से हुई। जैसे ही उसने गोविंदा को देखा, उसकी नजरें उनसे जुड़ गईं। उधर गोविंदा का भी यही हाल था। वैष्णवी की मुस्कुराहट देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उस दिन के बाद उनके बीच आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया। गोविंदा भी संडीला के मोहल्ला अशरफ टोला में रहने वाले दिलीप सिंह का बेटा था। दिलीप सिंह के परिवार में उनकी पत्नी सुशीला के अलावा 2 बेटियां और 2 बेटे थे। गोविंदा तीसरे नंबर का बेटा था। दिलीप सिंह चाय का स्टॉल लगाते थे। 2002 में दिलीप बीमार हो गए और बिस्तर पर लेट गए। उस समय उनके दोनों बेटे गोविंदा और आकाश पढ़ाई कर रहे थे। पिता के बीमार होने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, इसलिए दोनों भाइयों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। घर की जिम्मेदारी संभालने के लिए दोनों भाई कस्बे की एक गारमेंट शॉप पर नौकरी करने लगे। दिलीप सिंह की बड़ी बेटी का विवाह हो चुका था। 2 बेटे और एक बेटी अब भी अविवाहित थे। नजरें 4 होने के बाद गोविंदा रोजाना वैष्णवी के घर के कई कई चक्कर लगाने लगा। वैष्णवी को भी चैन नहीं था। वह भी अक्सर बाहरी दरवाजे की चौखट पर आ बैठती ताकि गोविंदा को देख सके। जब नजरें मिलती तो दोनों मुस्कुरा देते। इससे उनके दिल को सुकून मिल जाता था। यह उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया था। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। गोविंदा चाहता था कि वह वैष्णवी से बात करके अपने दिल का हाल बता दे, पर यह बात सरेआम नहीं कही जा सकती थी। आखिर एक दिन गोविंदा को मौका मिला तो उसने अपने दिल की बात वैष्णवी से कह दी। वैष्णवी भी उसे चाहती थी, इसलिए मुस्कुराकर उसने नजरें झुका ली। प्यार स्वीकार हो जाने पर गोविंदा बहुत खुश हुआ। आजकल ज्यादातर लड़कों के पास स्मार्टफोन होता है और वे उसे दूसरों को दिखाने के लिए हाथ में पकड़े रहते हैं। गोविंदा ऐसा करते हुए वैष्णवी को ध्यान से नहीं देख पाया था। फिर भी एक दिन मौका मिलने पर उसने वैष्णवी से उसका मोबाइल नंबर मांगा। वैष्णवी ने बताया कि उसके पास फोन नहीं है। अगले ही दिन गोविंदा ने एक मोबाइल खरीदकर वैष्णवी को दे दिया। वैष्णवी ने पहले ही कह दिया था कि मोबाइल ऐसा हो जिसे वह आसानी से छिपा सके, इसलिए गोविंदा उसके लिए बटन वाला फीचर मोबाइल लेकर आया था। वैष्णवी ने उस मोबाइल को छुपा कर रखा। जब उसे मौका मिलता वह गोविंदा से बात कर लिया करती थी। दोनों फोन पर बहुत देर तक प्यार भरी बातें करते थे। उनकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती गई। जब तक वे एक दूसरे से बात नहीं कर लेते थे, उन्हें तसल्ली नहीं होती थी। उन्हें मोहब्बत के अलावा कुछ और नजर नहीं आता था। वे शादी का फैसला कर चुके थे और यह भी तय कर लिया था कि साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। बात 2 जनवरी 2019 की है। दोपहर के समय गोविंदा अपने घर आया। वह कुछ परेशान था और उसने खाना भी नहीं खाया। गोविंदा अपनी छोटी बहन सोनम से अपनी सारी बातें बताता था। उस दिन उसने सोनम को वैष्णवी और अपने प्यार की बात बता दी। छोटी बहन ने गोविंदा से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात समझाई। साथ ही सोनम से कसम ली कि वह इस बारे में घर वालों को कुछ नहीं बताएगी। इतना कह के गोविंदा दोपहर 3 बजे के करीब घर से निकल गया, लेकिन वह रात तक घर नहीं लौटा। उसकी मां सुशीला और भाई आकाश ने उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। अगले दिन यानी 4 जनवरी 2019 को सीतापुर के थाना संदना की पुलिस को एक अनजान युवक की लाश मिली। चूंकि लाश की पहचान नहीं हो पाई थी, इसलिए पुलिस ने आसपास के इलाकों को इसकी खबर भेज दी। गोविंदा के भाई आकाश के एक दोस्त को व्हाट्सएप पर लाश की फोटो मिली। उसने पहचान लिया कि यह लाश गोविंदा की ही है। उसने वह फोटो आकाश को भेज दी और फोन भी किया।
जैसे ही आकाश ने ये फोटो देखी, वह रुक नहीं पाया और जोर जोर से रो पड़ा। जब घर वालों को ये बात पता चली, तो सब बहुत दुखी हो गए। गोविंदा की छोटी बहन सोनम रोती हुई अपनी माँ और भाई को बताने लगी कि गोविंदा इमलिया बाग मोहल्ले में रहने वाले हरिराम की बेटी वैष्णवी से प्यार करता था। 2 जनवरी को वैष्णवी का मोबाइल उसके घर वालों ने छीन लिया था। ये बात गोविंदा को पता चली तो वह वैष्णवी के घर गया था। गोविंदा ने सोनम से कसम ली थी कि वह ये बात किसी को न बताए। आकाश ने पता लगाकर किसी तरह वैष्णवी के घर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वहां हरिराम ही मिले। उन्होंने साफ कह दिया कि गोविंदा उनके घर कभी नहीं आया। तब गोविंदा की मां सुशीला कोतवाली संडीला पहुंच गई। उसने इंस्पेक्टर जगदीश यादव को पूरी बात बता दी। इंस्पेक्टर यादव ने सुशीला से कहा कि पहले सीतापुर के संदना थाने जाकर बरामद हुई लाश देख लें। हो सकता है वह लाश गोविंदा की न होकर किसी और की हो। सुशीला अपने बेटे आकाश को लेकर थाना संदना सीतापुर पहुंच गई। थाना प्रभारी ने मां बेटों को मोर्चरी में रखी लाश दिखाई। उन्होंने उस लाश की शिनाख्त गोविंदा के रूप में कर दी। पोस्टमार्टम के बाद गोविंदा की लाश उन्हें सौंप दी गई। 5 जनवरी की देर रात सुशीला ने संडीला कोतवाली के इंस्पेक्टर जगदीश यादव को एक तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हरिराम गुप्ता और उसके बेटों वेद प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, सर्वेश के साथ साथ दोनों बेटियों वैष्णवी और लक्ष्मी के खिलाफ भादम्बी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट नामजद होने की वजह से अगले ही दिन एएसपी ज्ञानंजय सिंह के आदेश पर इंस्पेक्टर यादव ने हरिराम गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता और ज्ञान प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ही गोविंदा की हत्या की है। इसके बाद उन्होंने हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताई। गोविंदा और वैष्णवी एक दूसरे से दिलोजान से प्यार करते थे। उन्होंने अपनी मोहब्बत की बात घर वालों और लोगों से छुपाने की खूब कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। किसी तरह वैष्णवी के घर वालों को उनके रिश्ते की खबर लग गई और वे उस पर नजर रखने लगे। एक दिन वैष्णवी घर पर अकेली थी। गोविंदा ने वैष्णवी को मोबाइल दे रखा था। उस दिन वैष्णवी ने उसे फोन करके घर आने को कहा। गोविंदा उसके घर के दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे ही उसने दस्तक दी, वैष्णवी ने दरवाजा खोल दिया और गोविंदा को देखकर बहुत खुश हुई। वह उसे घर के अंदर लेकर आई। जैसे ही गोविंदा घर में दाखिल हुआ, वैष्णवी ने दरवाजा बंद कर लिया और उसे गले लगा लिया। वैष्णवी ने बताया कि अब घर वालों को उनके रिश्ते का पता चल चुका है और उसके घर वाले उन्हें कभी साथ नहीं रहने देंगे। गोविंदा ने उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्दी ही उसे यहां से कहीं दूर ले जाएगा, जहां सिर्फ वे दोनों होंगे, उनका प्यार होगा और खुशियां होंगी। उस दिन गोविंदा काफी देर तक वैष्णवी के घर रहा। दोनों ने खुलकर बातें की और अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखे। फिर गोविंदा अपने घर चला गया। उनकी इस मुलाकात की खबर किसी तरह हरिराम और उसके बेटों तक पहुंच गई। वे सब गुस्से से भर गए और घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने वाले को सबक सिखाने की ठान ली। 2 जनवरी 2019 को हरिराम ने वैष्णवी को मोबाइल पर बात करते पकड़ लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि वह गोविंदा से बात कर रही है और मोबाइल भी उसी का दिया हुआ है। हरिराम ने मोबाइल छीन कर तोड़ दिया और वैष्णवी को कई थप्पड़ मारे। दूसरी तरफ गोविंदा को फोन पर वैष्णवी के पिता की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, क्योंकि उसी समय हरिराम कमरे में आया था और बेटी को फोन पर बात करते देख दरवाजे से ही चिल्लाने लगा। पिता के गुस्से भरे चिल्लाने की आवाज सुनते ही गोविंदा को समझ में आ गया कि वैष्णवी के पिता ने उसे बात करते पकड़ लिया है। वह बहुत परेशान हो गया। जब वह घर पहुंचा तो बहुत उदास था। मां सुशीला ने उससे खाना खाने को कहा, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। छोटी बहन सोनम को समझ में आ गया कि कोई बात है। उसने पूछा तो गोविंदा ने वैष्णवी के मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने की बात बता दी और कहा कि वह वैष्णवी के घर जा रहा है। जाते समय उसने सोनम से कसम ली कि यह बात किसी को न बताए। फिर वह घर से निकल गया। गोविंदा सीधे वैष्णवी के घर पहुंचा। वहां हरिराम मिला और उससे लड़ने लगा। शोर सुनकर हरिराम के तीनों बेटे वेद प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और सर्वेश बाहर आ गए। उन्होंने गोविंदा को पकड़ लिया और खूब पिटाई की। फिर उसके मुंह पर टेप चिपकाकर, हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा ही बोरे में बंद कर दिया। यह सब वैष्णवी और लक्ष्मी के सामने हुआ। देर रात 10:30 बजे सबने बोरे में बंद गोविंदा को सर्वेश की पिकअप गाड़ी में रख लिया और सीतापुर की तरफ रवाना हो गए। संदना थाना क्षेत्र की एक सुनसान जगह पर उन्होंने गोविंदा को बोरे से बाहर निकाला और बांके से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद उन्होंने गोविंदा का पर्स,
आधार कार्ड और बोरे को जलाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नहीं जल पाए। हरिराम, वेद प्रकाश और ज्ञान प्रकाश से पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर यादव ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ बांका और पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली। इसके बाद तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिर 23 जनवरी 2019 को इंस्पेक्टर यादव ने वैष्णवी और सर्वेश को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। और आज की दूसरी कहानी देहरादून की है। ये बात 2025 की है। देहरादून के पटेल नगर में रहने वाली निधि राठौर के पिता श्यामलाल उर्फ गुरुजी, जो कि एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे, पिछले 5 दिनों से लापता थे। परिवार में हर कोई परेशान था। निधि खुद रिश्तेदारों के साथ मिलकर हर जगह पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया कि वे आखिर गए तो कहां गए। काफी तलाश के बाद भी जब कुछ पता नहीं चला, तो आखिरकार निधि ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर देहरादून की पटेल नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोतवाली प्रभारी प्रदीप सिंह राणा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए श्यामलाल की गुमशुदगी दर्ज कर ली और उनकी तलाश के आदेश दे दिए। निधि ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पापा 2 फरवरी को किसी जरूरी काम की बात कहकर घर से निकले थे। वे अपनी स्प्लेंडर बाइक पर सवार थे। इसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने जांच की शुरुआत उनके मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन से की। ट्रेस करने पर लोकेशन सिरमौर मार्ग की मिली। जांच के दौरान पुलिस को श्यामलाल के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला कि वो एक गीता नाम की महिला से कई बार बात करते थे, जो सिरमौर में रहती थी। कोतवाली पटेल नगर के एसएसआई योगेश दत्त को इस केस की जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने सीओ अंकित कंडारी और एसपी प्रमोद कुमार से औपचारिक आदेश लेकर जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी में श्यामलाल अपनी स्प्लेंडर बाइक से कृष्णा नगर चौक होते हुए सिरमौर रोड की तरफ जाते दिखे। आगे एक फुटेज में वो किशन नगर में एक मकान में दाखिल होते नजर आए। पुलिस ने जब उस मकान की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह गीता नाम की महिला का है। फुटेज में श्यामलाल गीता के घर जाते तो दिखे, लेकिन वापसी की कोई तस्वीर नहीं मिली। यहीं से शक और गहरा गया। पुलिस ने श्यामलाल के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। पता चला कि उनकी 2 बेटियां हैं और मोहल्ले वालों ने उन्हें पहले भी कई बार गीता के घर आते जाते देखा था। श्यामलाल और गीता के बीच पहले से जान पहचान थी। गीता का मायका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में था। गीता का मायका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में था। पुलिस ने जब गीता और हिमांशु के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई तो पाया कि उन्होंने 2 अलग-अलग नंबरों पर बहुत लंबी बातें की थीं। जांच में जो मोबाइल नंबर सामने आए थे, वे गीता के भाई अजय और हिमांशु के बहनोई धनराज के थे, जो देवबंद के कैलाश कॉलोनी के रहने वाले थे। पुलिस को जब इस बारे में जानकारी मिली तो तय किया गया कि अब सीधे इन दोनों से पूछताछ की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और देवबंद के लिए रवाना कर दी गई। देवबंद पहुंचने के बाद टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अजय और धनराज कहां मिल सकते हैं। उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। उन्हें देहरादून की पटेल नगर कोतवाली लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में अजय टूट गया और उसने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। अजय ने कबूल किया कि 2 फरवरी को उसकी बहन गीता ने उसे फोन कर कहा था कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी है और अब लाश को ठिकाने लगाने में मदद चाहिए। यह सुनकर अजय घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपने जीजा धनराज चावला को बुलाया। दोनों गीता के घर पहुंचे तो देखा कि शव के टुकड़े बोरे में बंद किए गए थे। इसके बाद वे 4 फरवरी को उस बोरे को एक मिनी ट्रक में डालकर देवबंद ले आए। रात के अंधेरे में गांव साखन की नहर के पास पहुंचे और वहां लाश को फेंक दिया। देवबंद के साखन नहर में श्यामलाल के शव की तलाश के लिए गोताखोरों की मदद से अभियान चलाया गया, लेकिन वहां शव के कोई टुकड़े नहीं मिले। इस पर पुलिस ने अजय और धनराज को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी बीच 20 फरवरी 2025 को सहारनपुर पुलिस को एक नहर के पास मानव शरीर के कटे फटे टुकड़े मिले। यह खबर मीडिया के माध्यम से देहरादून पुलिस तक पहुंची। कोतवाल ने तत्काल श्यामलाल की बेटी निधि राठौर को लेकर टीम के साथ सहारनपुर का रुख किया। वहां निधि ने पुष्टि की कि ये टुकड़े उसी के पिता श्यामलाल के हैं। पुलिस ने शव के टुकड़ों का पंचनामा भरकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। लेकिन इस पूरे मामले के असली सूत्रधार गीता और हिमांशु अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे।
देहरादून पुलिस की साइबर सेल ने उनकी मोबाइल लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। शुरुआत में वे मुंबई में लोकेट हुए, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से निकल गए। इसके बाद लोकेशन जयपुर में मिली, फिर प्रयागराज के महाकुंभ में। प्रयागराज में 4 दिन तक उनका सिग्नल मिला, मगर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। गीता और हिमांशु जैसे पुलिस से लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। लगातार फरार रहने पर पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। 24 फरवरी को उनकी अंतिम लोकेशन अमृतसर, पंजाब में मिली। ट्रैकिंग से पता चला कि वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और उनकी लोकेशन गोल्डन टेम्पल के पास जाकर स्थिर हो गई थी। आखिरकार 26 फरवरी 2025 की रात को पुलिस को सफलता मिल गई। एक विशेष टीम ने अमृतसर से गीता और हिमांशु चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को देहरादून लाया गया। इस बीच पहले से गिरफ्तार अजय कुमार और धनराज द्वारा दिए गए बयानों से पुलिस को पहले ही हत्या की साजिश का काफी हिस्सा मालूम हो चुका था। गीता से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सारा राज उगल दिया। उसने बताया कि श्यामलाल, जो अपनी पत्नी के निधन के बाद 2 बेटियों के साथ अकेले रहते थे, वंश चलाने को लेकर चिंतित थे। इसी कारण वह गीता के साथ संबंध बनाकर एक पुत्र की इच्छा रखते थे। पुलिस के अनुसार श्यामलाल ने गीता से वादा किया था कि अगर वह उन्हें पुत्र देगी तो उसे 20 लाख रुपए देंगे। श्यामलाल की यह बात सुनते ही गीता और उसका साथी हिमांशु सतर्क हो गए। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि श्यामलाल के पास काफी पैसा है और अगर उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो यह धन आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस लालच ने दोनों को हैवान बना दिया। हत्या के बाद जब गीता और हिमांशु ने श्यामलाल के मोबाइल और बैंक खातों की जानकारी निकाली तो उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी। श्यामलाल के खाते तो लगभग खाली थे। जो उम्मीद उन्होंने लगाई थी वह पूरी नहीं हुई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हत्या हो चुकी थी, लाश के टुकड़े किए जा चुके थे और उसे देवबंद की नहर में फेंका जा चुका था। पुलिस की पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि श्यामलाल, गीता और हिमांशु के संबंध भावनाओं से ज्यादा जरूरत और लालच पर आधारित थे। श्यामलाल बेटा चाहता था, गीता पैसों की जरूरत में उससे जुड़ी थी और हिमांशु उस पैसे को हथियाने के लिए गीता का इस्तेमाल कर रहा था। हिमांशु चौधरी देहरादून के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात शादीशुदा गीता से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर पिछले साल मई में दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। गीता पहले ही अपने पहले पति से अलग हो चुकी थी और उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी। शादी के बाद गीता बेटी और हिमांशु के साथ किशन नगर सिरमौर रोड पर रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद ही हिमांशु को पता चला कि गीता के किसी और से भी रिश्ते हैं। उसे यह भी पता चल गया कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बुजुर्ग श्यामलाल हैं, जो अक्सर गीता से मिलने आते हैं। हिमांशु को यह भी समझ आ गया कि गीता और श्यामलाल के बीच सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि काफी पहले से नाजायज रिश्ता चल रहा है। शायद इसी वजह से गीता ने अपने पहले पति से रिश्ता तोड़ा था। अब जहां किसी और को यह बात चुभती, वहीं हिमांशु ने इसे नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए। असल में वह अपनी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहा था, कई बार फेल हो चुका था। ऊपर से शादी करके जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसे लगा कि श्यामलाल गीता के लिए कुछ भी कर सकता है, यहां तक कि बेटे की चाह में पैसा भी दे सकता है। यही सोचकर उसने गीता के साथ मिलकर प्लान बनाया कि श्यामलाल को फंसाकर उससे पैसे ऐंठे जाएं। गीता भी इस प्लान में तैयार हो गई, क्योंकि वह पहले ही श्यामलाल से करीब 10 लाख रुपए ले चुकी थी। लेकिन जब श्यामलाल की हत्या कर दी गई और उसके पास से कुछ खास पैसा नहीं मिला, तो दोनों को समझ आ गया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तब तक जो होना था वो हो चुका था और अब पीछे लौटना नामुमकिन था। गीता, जो पहले एक ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी, एक बेटी की मां बनने के बाद उसने काम छोड़ दिया था। इसके बाद वह श्यामलाल से ही पैसों की मांग करती रही और अब तक उससे करीब 10 लाख रुपए तक वसूल चुकी थी। पुलिस जब गीता को गिरफ्तार कर लाई तो जांच में पता चला कि वह 5 महीने की गर्भवती है। अब यह भी सवाल खड़ा हो गया कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा श्यामलाल का है या हिमांशु का। इसके लिए पुलिस ने मेडिकल जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामले की गंभीरता इसलिए भी और बढ़ गई क्योंकि श्यामलाल के नाम पर देहरादून में करोड़ों की जमीन दर्ज है। शक जताया गया कि शायद संपत्ति भी हत्या की एक वजह हो सकती है। श्यामलाल की हत्या के बाद जब गीता और हिमांशु को यह समझ में आया कि जिस लालच में उन्होंने एक बुजुर्ग की जान ली वह पूरी तरह से व्यर्थ था,
तो उनके भीतर पछतावे की आग जलने लगी। उन्हें न तो वह पैसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी और न ही कोई संपत्ति हाथ लगी। अपराध के बाद जो डर और तनाव उन पर हावी हुआ, उसने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसी अपराध बोध के साथ उन्होंने प्रयागराज की राह पकड़ी। महाकुंभ का आयोजन चल रहा था और उन्हें विश्वास था कि गंगा में डुबकी लगाकर वे अपने पाप धो सकते हैं। प्रयागराज में दोनों ने 4 दिनों तक साधु संतों की संगत की, उन्हीं के साथ रहकर भोजन किया और रातें गुजारी, मगर न उनकी आत्मा को शांति मिली, न उनके मन का बोझ हल्का हुआ। प्रयागराज से निकलने के बाद वे दिल्ली पहुंचे, फिर वहां से कुरुक्षेत्र होते हुए अमृतसर चले गए। अब उनके पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। मजबूरी में एक सस्ते से कमरे में रहना पड़ा, जिसका किराया मात्र 200 रुपये था। वे लगातार पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीतर से टूट चुके थे। उधर देहरादून पुलिस लगातार उन दोनों की तलाश में जुटी हुई थी। लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पुलिस को अमृतसर में उनकी मौजूदगी का सुराग मिला। एसएसआई योगेश दत्त ने इस पूरे मामले में जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अब मामला न्यायिक प्रक्रिया के अधीन था और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद बंधी थी। श्यामलाल की हत्या का मुख्य कारण गीता और हिमांशु का लालच था। पैसों और संपत्ति की हवस ने उन्हें इंसानियत और रिश्तों की सारी हदें पार करवा दी। यह दिखाता है कि जब लालच हावी हो जाता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। श्यामलाल और गीता के बीच का अवैध रिश्ता अंत में श्यामलाल की मौत का कारण बना। भावनात्मक कमजोरी और सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ना व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ सकता है। गर्भवती गीता ने श्यामलाल से पैसों के लिए रिश्ता बनाया। हिमांशु ने गीता के जरिए पैसा ऐंठने की योजना बनाई। रिश्तों में ईमानदारी नहीं थी, सिर्फ स्वार्थ था। ऐसे स्वार्थी रिश्तों का अंजाम हमेशा दुखद होता है। हत्या के बाद गीता और हिमांशु भागते रहे, परेशान होते रहे, मगर अंत में पकड़े गए। न पैसा मिला न शांति। जो गलत काम उन्होंने किया उसका पछतावा ही उनके पास बचा। चाहे आरोपी मुंबई, जयपुर, प्रयागराज या अमृतसर में छिपे हों, पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। यह दिखाता है कि अपराध करके कोई भी ज्यादा दिन तक कानून से नहीं बच सकता। रिश्तों में ईमानदारी रखो, भावनाओं का सौदा मत करो और सबसे जरूरी, लालच और धोखे की राह कभी मत अपनाओ, वरना जीवन ही बर्बाद हो सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।